महज 15 साल की लड़की जिसने अपनी डायरी में वो सब लिखा जिसे पढ़कर दुनिया में हर कोई हैरान रह गया। इस डायरी को दुनिया के करोड़ों लोगों ने काफी पसंद किया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक। ये कहानी है हमेशा खुश रहने वाली, स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर, बेहद चुलबुली और एक जिंदा दिल लड़की के बारे में जो जहां जाती खुशियां बिखेरती थी। वो लड़की जिसने बेशक छोटी सी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसने दुनिया को कई तरह की सीख भी दी। उसके विचार और उसकी जिंदगी की कहानी जब तक ये दुनिया है तब तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। एन फ्रैंक भी आम लड़कियों की तरह ही सपने देखती थी। उसके विचार सुनकर यह लगेगा ही नहीं कि 80 साल पहले कोई लड़की ऐसा सोचती होगी। बिल्कुल आज की लड़कियों जैसे ही विचार, जो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, आजादी को गले लगाना चाहती थी और एक पत्रकार के साथ साथ लेखिका भी बनना चाहती थी। जर्मनी में जन्म लेने वाली एन भी यहूदियों के साथ हुए अत्याचार का शिकार हुई थी। इस दौरान हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर भूखा रखकर और हद से ज्यादा टॉर्चर करके मारा था, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा यहूदी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एन को अपने परिवार के साथ एक सीक्रेट जगह पर छिपकर रहना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी के सैनिक ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को मार रहे थे। तो चलिए आज एन की कहानी जानते हैं। इस कहानी में कुल 8 किरदार हैं। इन किरदारों में मुख्य हैं एन की मां एडिथ फ्रैंक, उसके पिता ऑटो फ्रैंक और उसकी बहन मार्गो फ्रैंक। इनके अलावा इसी सीक्रेट जगह पर हरमन वॉन पेल्स अपनी पत्नी अगस्ते वॉन पेल्स और बेटे पीटर वॉन पेल्स के साथ रहा करते थे। वॉन पेल्स को एन ने अपनी डायरी में वॉन डॉन्स कहा है। कहानी के 8वें किरदार हैं फ्रिट्ज फेफर, जिन्हें एन ने अपनी डायरी में अल्बर्ट ड्यूसेल कहा है, जो कि वॉन पेल्स के डेंटिस्ट थे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1929 से। इसी साल 12 जून को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एन का जन्म हुआ था। उसके पिता पहले विश्व युद्ध में जर्मन सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर थे और बाद में व्यापारी बन गए। ये परिवार रूढ़िवादी नहीं था, बल्कि बहुत ही खुले विचारों का था और ये एक अमीर परिवार भी था। हिटलर बेशक 1933 में सत्ता में आया हो, लेकिन उसने बहुत पहले से ही नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया था। 1933 के मार्च महीने में ही पहला यातना शिविर खोला गया। अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को मरवाना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बर्बाद हो चुका था। इसके लिए हिटलर ने यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा, जहां भी ये लोग मिले इन्हें मार दो। 1933 की गर्मियों में फ्रैंक परिवार नीदरलैंड आ गया। उस समय एन की उम्र 4.5 साल थी। इसके बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मई 1940 आते आते जर्मनी ने नीदरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम पर आक्रमण किया। इसी दौरान एन को 12 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन के अवसर पर लाल और सफेद रंग के पैटर्न वाली एक डायरी गिफ्ट में मिली। इसके बाद फ्रैंक परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ने लगीं। जब मार्गो को भेजा गया समन। मार्गो को नाजियों के लेबर कैंप में आने के लिए 5 जुलाई 1942 को समन भेजा गया, जिसके बाद फ्रैंक परिवार को छिपकर रहने का फैसला लेना पड़ा। ये लोग ऑटो फ्रैंक के ऑफिस वाली इमारत में एक सीक्रेट जगह पर रहने लगे। इस सीक्रेट जगह पर एक दरवाजा था, जिसे पार करते ही रहने के लिए छोटा सा स्थान था। इसी साल 13 जुलाई को इस परिवार के साथ वॉन पेल्स परिवार रहने आया। ये लोग भी मूल रूप से जर्मनी के यहूदी ही थे, जो नीदरलैंड में रह रहे थे। क्योंकि अब नीदरलैंड भी इनके लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए इन्होंने एन के परिवार के साथ ही छिपकर रहने का फैसला किया। इसके बाद 16 नवंबर 1942 को फ्रैंक परिवार के साथ रहने आते हैं डॉक्टर ड्यूसेल। सीक्रेट एनेक्स यानी सीक्रेट जगह पर आने के बाद एन डायरी लिखना शुरू करती है। वो इनमें अपने विचारों के साथ साथ सीक्रेट एनेक्स में होने वाली हर एक घटना के बारे में बताती है। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। डायरी में एन के अपनी माँ, बहन, मिसेस वॉन डॉन्स और ड्यूसेल के साथ होने वाली नोकझोंक के किस्से भी हैं। साथ ही वहां सैनिकों के बीच होने वाली लड़ाई के दौरान गोली और तोप के गोलों की आवाजों से डर की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। एन एक लेखक बनना चाहती थी,
तभी 28 मार्च 1944 को डच शिक्षा मंत्री गैरेट बॉक्सटीन ने एक रेडियो प्रोग्राम में घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध के बाद लेटर और डायरी जैसी चीजें इस तबाही भरे मंजर की गवाही के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। फिर क्या था, एन चाहती थी कि उसकी भी डायरी पब्लिश हो, तो उसने अपनी डायरी को एडिट करके रीराइट करना शुरू कर दिया। बता दें कि एन पढ़ाई में औसत छात्रा ही थी, जबकि मार्गो काफी इंटेलिजेंट थी। एन ने अपनी डायरी में स्कूल की पढ़ाई से लेकर अपनी ख्वाहिशों के बारे में भी लिखा है। डायरी में यह भी बताया गया है कि कैसे वो सूरज की रोशनी देखने और आसमान के नीचे खड़े रहने तक के लिए तरस जाती थी, कैसे उसके कपड़े छोटे हो रहे थे और वो नए कपड़े भी नहीं खरीद पा रही थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि कभी अमीरी की जिंदगी जीने वाले इन सभी लोगों को अब भूखा तक रहना पड़ रहा था। एन को इस दौरान वॉन डॉन्स के बेटे पीटर से प्यार हो गया। दोनों घंटों तक बैठकर बातें किया करते थे। पीटर एक बेहद ही शांत लड़का था जो अपने माता पिता के झगड़े से परेशान रहता था। वहीं एन अपने पिता से ज्यादा करीब थी। छिपने के दौरान कुछ जर्मन लोगों ने इनकी मदद भी की थी। ये लोग इन्हें राशन का सामान लाकर देते थे। इनके लिए त्योहारों और जन्मदिन के अवसर पर कपड़े और जरूरत का बाकी सामान भी लाते थे। मदद करने वाले ये सभी लोग एन के पिता ऑटो फ्रैंक की कंपनी में काम किया करते थे। 1 अगस्त को लिखा आखिरी पन्ना। लोग आपको मुंह बंद रखने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो आपको अपनी राय रखने से नहीं रोक सकते। कुछ ऐसे थे एन के विचार। उसकी डायरी की पहली एंट्री 12 जून 1942 की है और आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 की, क्योंकि 4 अगस्त को इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर यातना शिविरों में भेज दिया गया। इन्हें सबसे पहले हॉलैंड के वेस्टरबॉक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया। हालांकि आज तक ये नहीं पता लगा कि इनके बारे में जर्मन सैनिकों को किसने बताया था। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि इमारतों की तलाशी के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी लोग इतने बदकिस्मत थे कि इन्हें जिस ट्रेन से यातना शिविर ले जाया गया वो ऐसी आखिरी ट्रेन थी। सभी पहले ऑश्विट्ज़ यातना शिविर लाए गए और फिर यहाँ सभी पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग किया गया। एन, मार्गो और मिसेस वॉन पेल्स को बर्जन वेल्सन यात्रा शिविर भेजा गया, जबकि एन की मां एडिथ फ्रैंक को ऑश्विट्ज़ में ही रखा गया। बाद में 6 जनवरी 1944 को एडिथ की इसी शिविर में भूख के कारण मौत हो गई। लेकिन कैसा रहा होगा वो पल जब एन को उसकी मां से दूर किया गया होगा। 27 जनवरी 1945 को सोवियत यूनियन के सैनिक ऑश्विट्ज़ से ऑटो फ्रैंक को आजाद करा लेते हैं। इसी बीच फरवरी मार्च 1945 में बर्जन बेल्सन शिविर में टाइफस नाम की बीमारी फैल गई, क्योंकि वहां काफी गंदगी थी। न ठीक से खाने को कुछ मिलता था और न ही ठंड से बचने के कुछ उपाय थे। यहाँ सभी कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था और अगर कोई सांस लेने के लिए 2 सेकंड रुक भी जाए तो उसे सीधा गोली मार दी जाती थी। यातना शिविरों में फैली हुई बीमारी के कारण ही एन और मार्गो भी बीमार हो गए। बीमारी के चलते पहले मार्गो और फिर एन की मौत हो गई। आज दोनों बहनों की कब्र एक ही जगह पर बनाई गई है। बता दें, मार्गो एन से उम्र में 3 साल बड़ी थी। बदकिस्मत रहा फ्रैंक परिवार। बदकिस्मती ये थी कि 12 अप्रैल 1945 को ही ब्रिटेन के सैनिकों ने बर्जन बेल्सन शिविर को आजाद करवा लिया था, लेकिन तब तक एन और मार्गो की मौत हो चुकी थी। फिर 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑटो फ्रैंक ने सभी लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो अकेले ही जिंदा बचे थे। पीटर की बात करें तो उसकी मौत ऑश्विट्ज़ से मॉथोसन ले जाते हुए 5 मई 1945 को हो गई थी, वो भी शिविर के आजाद होने से महज 3 दिन पहले। एन और मार्गो की मौत की पुष्टि के बाद मीप ने ऑटो फ्रैंक को एन की डायरी और नोट्स दिए। मीप को उम्मीद थी कि वो ये सब एन को देगी, लेकिन बदकिस्मती से एन अब इस दुनिया में नहीं थी। दरअसल जब जर्मन सैनिक फ्रैंक परिवार को ले जा रहे थे, तभी एन की डायरी उस जगह पर गिर गई थी जहां ये लोग छिपे हुए थे। इनके दफ्तर में काम करने वाली मीप जब यहां आई तो उसे ये डायरी मिली। आगे चलकर ऑटो फ्रैंक अपनी बेटी का लेखिका बनने का सपना पूरा करते हैं और उसकी डायरी को पब्लिश करवाते हैं। एन की पहली डायरी डच टाइटल के साथ पब्लिश हुई, जिसका नाम था द सीक्रेट एनेक्स डायरी लेटर्स फ्रॉम 12 जून 1942 टू 1 अगस्त 1944। बाद में इसे 70 से ज्यादा भाषाओं में पब्लिश करवाया गया और डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक के नाम से पब्लिश हुई। पब्लिश होते ही ये डायरी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस डायरी की कहानी ने लोगों को हिलाकर रख दिया।
अपनी बेटी की डायरी पढ़ने के बाद ऑटो फ्रैंक ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कितना गहरा सोचती थी और कितनी बातों को अपने अंदर समेटे हुए थी। एक किस्सा यह भी है कि एन फ्रैंक यातना शिविर में अपने दोस्तों से भी मिली थी, जिनके नाम थे हेनेली गॉसलर और नैनेटी ब्लिट्स। नैनेटी बताती है कि वो एन को देखकर हैरान थीं। जो लड़की हमेशा हंसती थी, मजाक करती थी और दूसरों को भी हंसाती थी, वो एकदम दुखी और शांत हो गई। उसे यकीन हो गया था कि अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। नैनेटी ने यह भी बताया कि एन काफी कमजोर हो चुकी थी। एन की डायरी दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने पढ़ी है। भारत के स्कूलों में भी अंग्रेजी विषय में इसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ाए जाते हैं। एन के नाम से एक ट्रस्ट भी है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। एन का घर आज म्यूजियम बन चुका है। उसे यहूदियों के साथ हुए अत्याचार की उस पीड़िता के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपने शब्दों से लोगों को जिंदगी जीना सिखाया।